क्विज 2 और ये है जनवरी 24 का पेपर 2024 का पेपर एंड आई गेव दिस पेपर माई सेल्फ। और सिंस हम पहली बार मिल रहे हैं तो फॉर ब्लाइंड ट्रस्ट और आप मुझ पर ट्रस्ट कर सको इसलिए मैं बता देता हूँ कि मैंने इस पेपर में 100% स्कोर किया था। सो यू कैन ट्रस्ट में ब्लाइंडली और मैं चाहूँगा कि आप बहुत कुछ सीखो। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। So the first question says, let x1, x2, x36 be an IID with Bernoulli 0.5 and we define a new random variable y such that it is x1 plus x2 plus x36. So यहाँ से हम क्या इन्फर कर सकते हैं, हम n की वैल्यू 36 है, यहाँ से ये इन्फर कर सकते हैं। और बर्नौली से क्या निकाल सकते हैं, बर्नौली से प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 0.5 होती है। बर्नौली के अंदर यहाँ p दिया रहता है तो प्रोबेबिलिटी है 0.5। Now using the CLT find approximate value of p raised when equal to 21। तो जिसको भी CLT हार्ड लगती है आ जाओ, इस वीडियो के बाद नहीं लगेगी। सो ये मेरा वे है, आप इसे फॉलो कर सकते हो। सो जस्ट राइट फॉर्मूला फॉर इट, y माइनस n म्यू अपॉन रूट n सिग्मा। नाउ जस्ट हम वैल्यू पुट करेंगे इसमें। y माइनस n की वैल्यू है 36, सो विल पुट 36। अब म्यू, तो बर्नौली के लिए म्यू होता है, म्यू और p बराबर होते हैं बर्नौली के केस में। अगर बर्नौली की जगह बाइनोमियल होता तो हम यहाँ n मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो म्यू है हमारे पास 0.5, रूट n में हम डाल देंगे रूट 36 और सिग्मा। तो अब देखो बर्नौली 0.5 है तो सिग्मा स्क्वायर मतलब वेरिएंस कितना होता है, ये बर्नौली पे होता है p इंटू 1 माइनस पी। अगर यहाँ बाइनोमियल होता तो हम एक n यहाँ और मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो प्रोबेबिलिटी हमें पता है 0.5 है, तो 1 में से 0.5 माइनस भी करूँगा तो 0.5 ही आएगा, इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। तो सिग्मा स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं 0.5 का होल स्क्वायर और सिग्मा इक्वल टू 0.5। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, दिस इज 0.5। अब इसको एज इट इज कैलकुलेट कर लो। y माइनस 36 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं तो 36/2 18, रूट 36 होता है 6 और 6/2 हो जाएगा 3। तो ये चीज़ मिल गई। अब हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, प्रोबेबिलिटी y लेस देन इक्वल टू 21। तो कुछ ही मत किया करो, ऐसे निकाला करो और इसको कंपेयर कर लिया करो विद व्हाट इज आस्क्ड। ठीक है, सो पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ y लेस देन इक्वल टू 21। सो इसको इस जैसा बनाना है तो मैं 18 दोनों साइड माइनस कर देता हूँ। y माइनस 18 लेस देन इक्वल टू 21 माइनस 18 3। अब क्या है, इसमें 3 था तो मैं दोनों साइड 3 से डिवाइड कर देता हूँ। अब इस फंक्शन को हम z बोल देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल टू 3/3 कितना होता है, 1 होता है। और अगर ये आपको पता है तो यही होता है f(z)(1). और f(z)(1) की वैल्यू हम ऊपर देख लेते हैं। f(z)(1) की वैल्यू आप देख सकते हो 0.84 दी गई है। सो यहाँ लिख सकते हैं f(z)(1) की वैल्यू 0.84। सो 0.84 हमारा एग्जैक्टली मैच हो रहा है। Now moving to the second question. एक सेकेंड। सो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है। सो ये बोल रहा है लेट x एंड y बी टू कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल विद जॉइंट पीडीएफ दे रखा है और x वेरी कर रहा है फ्रॉम 0 to 1, y वेरी कर रहा है फ्रॉम 0 to 1। ठीक है, सो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम इंटीग्रेट करेंगे, डबल इंटीग्रेशन होगा।
सो एक्स वेरी कर रहा है फ्रॉम 0 to 1, वाई वेरी कर रहा है फ्रॉम 0 to 1, एक्स प्लस सी वाई का स्क्वायर। सो अगर मैंने अंदर x की वैल्यू पुट करी है तो पहले dx लगाऊंगा, और बाहर y की वैल्यू पुट करी है तो dy लगाऊंगा। ठीक है, कुछ नहीं है, सिंपल सा इंटीग्रेशन करना है 0 to 1। मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी वाई स्क्वायर, एक्स के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा कांस्टेंट, तो एक x हो जाएगा यहाँ। अब इसमें लिमिट पुट भी करनी पड़ेगी हमें, ये वाली 0 से 1, और dy एज इट इज़ रहेगा अभी के लिए। सो नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं, इंटीग्रेशन 0 से 1, आप यहाँ 1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस यहाँ 1 पुट करते हो तो सी वाई स्क्वायर। अब देखो माइनस 0 करूँगा तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो टाइम बचाते हैं, थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर लूँ। सो अब y के टर्म्स में इंटीग्रेट करेंगे। सो पहले इसके साथ फिर इसके साथ बांट सकते हो आप इसको, 0 to 1, सो dy बाई 2 लिख सकता हूँ मैं इसको, प्लस सी वाई स्क्वायर डी वाई कर सकता हूँ। ठीक है, सो डी वाई का इंटीग्रेशन होता है y, और 1/2 बाहर ही निकल जाएगा, तो यहाँ गया y 0 से 1 प्लस सी बाहर निकल जाएगा, यहाँ y क्या होता है, वाई स्क्वायर का होता है वाई क्यूब बाई 3, तो 3 बाहर ले लेते हैं, वाई क्यूब यहाँ रख देते हैं, 0 से 1/2 1 माइनस 0 प्लस सी बाई 3, वाई क्यूब 1 का क्यूब हो जाएगा 1, 0 का क्यूब हो जाएगा 0। अब देखो एक सेकेंड, सो जो एंटायर डोमेन में, जब भी हम एंटायर डोमेन में कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के जॉइंट को इंटीग्रेट करते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है 1। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी ओवर कंप्लीट डोमेन होती है 1। तो अब हम सब इसको 1 रख सकते हैं। मैंने रखा नहीं था, मेरे को पहले ही रख लेना चाहिए था, कोई बात नहीं, अब रख लेते हैं। दिस इज 1, दिस इज इक्वल टू 1, सो this will give 1/2 plus this will give c by 3 is equal to 1, और यहाँ से आप देख पा रहे हो तो c ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2, तो हो जाएगा 1/2 और c 3/2, तो c यहाँ से हो जाएगा 3/2, दैट इज इक्वल टू 1.5। क्या ये मैच कर रहा है? डेफिनेटली कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे टाइम पर बहुत लोगों ने इसमें गलती करी थी, एटलीस्ट मैंने बच गया था उस गलती से और मेरे सही आंसर मिल गया था। तो ये देखो, और सिंपल सी लॉजिक लग रहा है इस क्वेश्चन में। सपोज x एंड y आर टू इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन gx दिया है और hy दिया है। ठीक है, सो जब भी हमारे पास IID होता है तो हम क्या बोलते हैं, जो जॉइंट होता है इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल होता है। ठीक है, तो जॉइंट क्या होएगा, तो जब हम डेफिनेशन लिखते थे तो ऐसे ही लिखते थे, x, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स ऑफ x इंटू एफ वाई ऑफ y। तो मेरे पास यहाँ दोनों फंक्शन के जॉइंट दिए हैं, दोनों फंक्शन के मार्जिनल दिए हैं, सॉरी, तो मैं यहाँ से एक जॉइंट फंक्शन कैलकुलेट कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेशन के लिए तो जॉइंट लगेगा, फॉर श्योर लगेगा, तो मुझे जॉइंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ g ऑफ x इंटू h ऑफ y। ठीक है, और इसको मैं कोई एक फंक्शन नाम दे देता हूँ, जैसे कि k0 दे दूँ, k थीटा दे दूँ, k थीटा दे देता हूँ। ठीक है, सो फर्स्ट फंक्शन क्या है,
8/x का क्यूब इंटू सेकेंड फंक्शन क्या है 2y। अब ये पीस वाइज होगा, ठीक है, ऐसे समझ लेना। अच्छा ब्रैकेट नहीं बनता इससे, ये पेन टैब यूज़ करने की आदत नहीं है। सो दोनों कंडीशन साथ में लग जाएगी। सो x ग्रेटर देन 2 होना चाहिए और y बिटवीन 1 से 0 होना चाहिए, और 0 होगा तो अदरवाइज, ठीक है। तो यहाँ से हमें फंक्शन तो मिल गया एटलीस्ट। तो मेरे पास k ऑफ जो थीटा आया वो हो गया 8 इंटू 2y, तो दैट इज 16y अपॉन x का क्यूब। सो ये फंक्शन मिल गया। अब हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई क्या होगा, वो होगा, हम देखो जब एक्सपेक्टेड वैल्यू सिंगल वेरिएबल की निकालते तो क्या होता था, वो था एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी वेयर एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है, यही करते थे। तो बस वही निकालेंगे, या इसको लिख सकते थे एक्स इंटू एफ एक्स ऑफ एक्स। एफ एक्स ऑफ एक्स का मतलब ये होता है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सो ई ऑफ एक्स वाई जब हमें निकालना है तो एक्स इंटू वाई का मल्टीप्लाई करेंगे हम जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से, दैट इज 16y अपॉन एक्स क्यूब। सो ये x से ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये y मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा 16y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ये पेन टैप की धीरे धीरे आदत लग रही है, अच्छा वीडियोस में अच्छा हो जाएगी हैंड राइटिंग, सॉरी। सो इस रेंज पे हम कहाँ गया, हाँ। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई का जो हमारे पास फंक्शन आ गया है वो है 16y स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। अब हमें इसे इंटीग्रेट करना पड़ता है, तो हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो x जा रहा है 2 से इन्फिनिटी और y जा रहा है 0 से 1। तो पहले मैंने x की लिमिट लगाई है तो dx से करूँगा, बाद में मैंने y की लिमिट लगाई है तो dy से करूँगा, ठीक है। इजी, ये छोटा सा क्वेश्चन है, कम जगह में कर लेंगे उसको, कोई टेंशन नहीं है। सो इंटीग्रेशन 0 से 1, अब 16y स्क्वायर फॉर रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो 1/x² का डेरिवेटिव होता है -1/x, -1/x मैं माइनस बाहर लगा देता हूँ और 1/x यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है, 2 से इन्फिनिटी। मैं ये इंटीग्रेशन बहुत जल्दी जल्दी भी कर सकता हूँ, बट सारे लोग मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं होते हैं, तो उनको समझाने के लिए मैं धीरे धीरे करूँगा, सो एवरीवन गेट्स अ ग्रेट आइडिया ऑफ इट, ठीक है। सो इंटीग्रेशन 0 से 1 -16y स्क्वायर, पहले रखते हैं हम इन्फिनिटी, 1/∞ -1/2, ठीक है, dy। अब देखो 1/∞ किस तरफ टेंड करेगा, ये टेंड करेगा 0 की तरफ। क्यों, जितनी हम डिनोमिनेटर में वैल्यू बढ़ाते जाएंगे उतना ये छोटा होता जाएगा और उतना 0 के पास जाता जाएगा। जैसे 1/2 0.5, 1/3 0.33। सो जैसे जैसे हम डिनोमिनेटर बढ़ाते हैं तो ये 0 को टेंड करता है, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। अब ये जो माइनस है और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे। सो अगले स्टेप थोड़ा सा मैं खाने वाला हूँ, सॉरी, 0 to 1। सो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गए हैं, ये हो गया 16y स्क्वायर बाई 2 dy, ठीक है। अब आप ये कांस्टेंट बाहर निकाल सकते हैं, 16/2 हो जाएगा 8, क्या हो रहा है, ठीक है, 8। इंटीग्रेशन करना हमें 0 से 1 y स्क्वायर dy का, ठीक है। तो 8 y स्क्वायर का होगा y³ 3 बाहर निकाल लिया, इसकी रेंज में डाल देता हूँ 0 से 1, हो जाएगा 8/3, सॉरी y³ 1 का क्यूब हो जाएगा 1 माइनस 0 का क्यूब हो जाएगा 0। सो दिस गिव्स 8/3।
सो आंसर चेक कर लेते हैं हम। सो या इट इज़ 8/3। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी स्टेप समझ नहीं आई हो तो कमेंट में पूछ सकते हो ना। ऑलवेज रेडी फॉर आंसरिंग यू, सॉरी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट x1 to x100 be an IID with sample mean। सैम्पल मीन दिया है तो हमें x बार दिया है, तो x बार है 150, ठीक है। और वेरिएंस मतलब सिग्मा स्क्वायर दिया है हमें 100, ठीक है। फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ x बार, तो मीन फाइंड करना है एंड वेरिएंस ऑफ x बार। तो अगर वीक 7 के फॉर्मूले में शायद ये 6 के हैं, अब वो चेक कर सकते हो, 7 के हैं जहाँ तक मैं। तो मीन ऑफ x बार होता है म्यू, और x बार का मीन आता है म्यू, और म्यू हमें, सॉरी, सैम्पल्स विद मीन, ये मीन दिया है हमें। एक सेकेंड, एक्स बार नहीं लिखना चाहिए मुझे, इसको म्यू लिखना चाहिए, मीन है ये ना। मीन के बराबर ही होता है, तो मीन ऑफ एक्स बार हो गया 150। तो ई ऑफ एक्स बार हम इसको लिख सकते हैं, तो वो हो गया 150। और वेरिएंस ऑफ एक्स बार पूछा है, तो वेरिएंस ऑफ एक्स बार का फॉर्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर बाय एन। सिग्मा स्क्वायर ये देखो 100 दिया है, वेरिएंस 100 नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, x1 से x100, तो 100 टर्म्स है। सो वेरिएंस हो जाएगा 1। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू है 150, वेरिएंस है 1। एक्सपेक्टेड वैल्यू 150, वेरिएंस 1। इजी इजी क्वेश्चन। चलो आगे चलते हैं। सो लेट्स डू दिस वन। सो इस पेपर में ना पुराने वीक के भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आ गए थे, तो 1 to 4 भी रिवाइज करके जाना, ठीक है। ये डेंसिटी, ये डिस्ट्रीब्यूशन का हमें वैल्यूज़ दिए और के की वैल्यू नहीं पता, तो हमें पता है टोटल वैल्यू जो होती है इन सारे वैल्यूज़ की वो 1 होती है। तो हम प्लस कर लेते हैं 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/k इज इक्वल टू 1। 1/6 हो जाएगा 2/6, दैट इज 1/3, और 1/3 हो जाएगा 2/3 प्लस 1/k, सॉरी k, यहाँ k लिखना चाहिए मुझे, ये k है ना भाई, सॉरी माफ कर देना। तो यहाँ से मुझे k की वैल्यू मिल जाएगी 1 माइनस 2/3 हो जाएगा 1/3। k की तो वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब क्या पूछा है, f(x1) of 2, f(x1) of 1, x1 x2 इंडिपेंडेंट, x1 x2 नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है। इंडिपेंडेंट के पूछा है, तो इंडिपेंडेंट के लिए क्या होता है, इंडिपेंडेंट के लिए होता है f(x, x, y) अगर f(x of x इंटू f(y of y) आ जाए। हाँ, फॉर्मूला देख के मत डरो, बस जॉइंट बराबर प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल होना चाहिए, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। जॉइंट फॉर्मूला देख के मत डरा करो, बहुत ईजी है। तो मैं 1 1 वाला चूज़ कर लूँ। सो f(x, y), मेरा x भी 1 है, y भी 1 है, वो वाला चूज़ कर रहा हूँ मैं, सॉरी। तो मुझे f(x of 1) निकालना पड़ेगा और f(y of 1) निकालना पड़ेगा। तो f(x of 1), तो f(x of 1) कैसे निकालते हैं, ये जो f(x of 1) है ना, x1, अच्छा यार xy ले रहा हूँ ना, तो y को फॉर द टाइम बिंग x2 मान लो, ठीक है। तो x1, तो जब भी हमें मार्जिनल निकालना होता है तो हम दूसरा जो वेरिएबल होता है, जैसे यहाँ x2 है, उसके एंटायर डोमेन पर x1 को प्लस करते हैं। सो जैसे ये 1 है, तो हम ये सारे जहाँ जो भी x2 की वैल्यू 1 x1 के 1 के साथ है उसमें प्लस करेंगे, तो x1 1 जहाँ भी होगा, x2 के 1 पे होगा, x2 के 2 पे भी 1 होगा, x1, तो वो प्लस करेंगे, तो ये 1/3 प्लस 1/6, 1/3 प्लस 1/6, इसको लिख सकता हूँ 2/6 प्लस, तो ये जाएगा 3/6, तो ये जाएगा 1/2। f(x2) लिख देता हूँ यार, f(x2 of 1), सो देखो f(x2) ये वाला है, तो ये वाली दोनों वैल्यू प्लस होगी 1/6, और k की वैल्यू हमने निकाली 1/3।
1/6 प्लस 1/3, अगेन ये ऊपर वाले जैसे ये 1/2 दे देगा, ठीक है। सो यहाँ वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं ऊपर के दोनों की, इसकी और इसकी यहाँ वैल्यू पुट कर रहा हूँ। 1/2 इंटू 1/2, ये इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, जहाँ x2 भी 1 है और x1 भी 1 है, उसकी वैल्यू है 1/3, और ये क्या हो रहा है 1/4, तो ये क्या है, इक्वल है क्या, नहीं इक्वल है, ठीक है। तो अगर इक्वल नहीं है तो ये नॉट इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ठीक है, सो ये वाला सही हो गया, ये गलत हो गया। अब दो चीज़ें चेक करनी है, f(x1 of 2 और f(x2 of 2)। सो x1 of 2 जब निकालोगे तो x1 ये है और 2 ये है, तो थोड़ा सा नीचे जाते हैं हम। सो f(x1 of 2) ये क्या होगी, ये होगा 1/6 प्लस 1/3 जो k है। सो 1/6 प्लस 1/3 दैट इज इक्वल टू 1/2। f(x2 of 2) कैलकुलेट कर लेते हैं, x2 जहाँ 2 हो रहा है, ये है 1/6 प्लस 1/3। देखो दोनों इक्वल आ गए हैं, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। ये चेक करोगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो ये वाला चेक कर सकते हो, नहीं कर पाओगे तो बता देना, अगली वीडियो में कर दूंगा। Now moving to the next question, find joint probability density function of two continuous random variable x and y। जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन दे रखा है और ये कंडीशन दे रखी है। इसमें हमारे पेपर में बहुत लोगों ने गलती कर दी थी, सो मैं तुमको गलती बताऊंगा जो लोगों ने करी है। चलो पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसमें जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, रेंज दे रखी है, और हमें निकालना क्या है, मार्जिनल डेंसिटी ऑफ एक्स। देखो जब भी हमें मार्जिनल निकालना होता है, मार्जिनल अगर हमें x का निकालना होता है तो हम जो इंटीग्रेशन है इस पे जो ये वैल्यूज़ होगी, ये नीचे से ऊपर तक, सॉरी, और dy से इंटीग्रेट करते हैं और इसी की लिमिट लगाते हैं, ठीक है। और अगर ये होता मार्जिनल y का, तो इंटीग्रेट करते हैं dx से और उसी की लिमिट यहाँ लगाते हैं। तो जब x के लिए निकालना है मार्जिनल तो dy से इंटीग्रेट करना है और लिमिट लगाना है y की। जब मार्जिनल y का निकाल रहे हैं तो dx से इंटीग्रेट करना है, लिमिट लगाना है x की। चलो अब इसको मिटा देता हूँ, याद रखना पर है ना, गलती मत करना, 100 लाना है। चलो हाँ, सो हमें x का निकालना है तो मुझे लिमिट रखनी पड़ेगी y की और इंटीग्रेट भी करना पड़ेगा y से। सो 8x y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, y है 0 से x तक, ठीक है। सो 0 से x तक dy, इसको लिख सकते हो PDF ऑफ y, x निकल रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, मार्जिनल ऑफ x, बार बार नहीं लिखूंगा। सो y के टर्म्स में 8x को कांस्टेंट हो जाएगा, 8x कांस्टेंट वाला बाहर हो जाएगा, y dy का इंटीग्रेशन होता है y²/2, 2 बाहर निकाल लेता हूँ, 0 से x, 8/2 हो जाएगा 4, x यहाँ डालूंगा तो x² और ये x से मल्टीप्लाई होकर x³ हो जाएगा, 0 डालोगे तो 0 माइनस हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ गया 4x³। अब सबसे ज़्यादा लोग जहाँ फंसे, इतना तो लोगों ने कर लिया था, पर फंसे वो ये दोनों ऑप्शंस में, इसमें और इसमें। तो आप इसके पीछे का लॉजिक समझो। तो देखो मार्जिनल, एक चीज़ याद रख लो, मार्जिनल पूरे डोमेन में एग्जिस्ट करता है। इसका एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देता हूँ मैं तुमको।
देखो अगर हमारे पास जॉइंट फंक्शन नहीं होता ना, पुराना वाला फंक्शन भूल जाओ, सिर्फ हमारे पास मार्जिनल रहते, ठीक है, तो सिर्फ मार्जिनल फंक्शन रहता तो y की तो बात ही नहीं होना चाहिए। अगर मुझे जॉइंट पता ही नहीं है, मुझे सिर्फ मार्जिनल पता है, तो मुझे x की जो भी वैल्यू निकालनी होगी मैं वो x के डिपेंड करने पे निकालूंगा ना। मुझे कोई एक एक्स्ट्रा वेरिएबल y थोड़ी लगेगा जब मुझे x की वैल्यू निकालनी है। तो ये पूरे डोमेन में सेटिस्फाई करेगा, इसलिए ये आंसर सही है, ठीक है, ये याद कर सकते हो अगर। और लॉजिक एक बार और बता देता हूँ, भूल जाओ कि हमारे पास जॉइंट फंक्शन था, ठीक है। अगर हमारे पास सिर्फ मार्जिनल होते होते ठीक है, और मुझे कोई भी वैल्यू निकालनी होती, तो वो किसी और चीज़ पे डिपेंड ही नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक्स का फंक्शन है तो वो सिर्फ एक्स पे डिपेंड करना चाहिए। पर यहाँ क्या हो रहा है, मार्जिनल जो सिंगल वैल्यूड फंक्शन है वो वाई पे डिपेंड कर रहा है, वाई तो है ही नहीं मेरे पास अगर जॉइंट नहीं है तो इसलिए ये आंसर सही होगा, ठीक है। इजी इजी। हाँ, इसका आंसर दिखाना था तुमको, एक सेकेंड। इसका 4x³ फ्रॉम x0 से 1 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ एक्सपेक्टेड क्या हो गया, तो ये कहता है x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x। कुछ प्रॉब्लम हुई है, एक सेकेंड रुक जाओ, ठीक है। इसको ऐसा भी लिख सकते हो x इंटू एफ एक्स ऑफ x, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन x, एफ एक्स क्या निकालना हमने ऊपर, 4x³, ठीक है। अब एक्सपेक्टेशन में dy मत लगा देना भैया, एक्सपेक्टेशन में dx ही लगेगा, वो सिर्फ मार्जिनल कैलकुलेट करने के लिए होता है, और dx लगा है तो इसकी ही लिमिट लगेगी, लोअर लिमिट और अपर लिमिट इसकी लगेगी। सो x जा सकता है कहाँ से कहाँ तक, x जा सकता है 0 से x जा सकता है 1 तक। देखो ऊपर देखो, एक सेकंड काम नहीं कर रहा है, हाँ तो x कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, 0 से 1 तक जा सकता है, ठीक है। सो लगाओ लिमिट, x की पावर 4 बाहर निकल जाएगा, x की पावर 4 का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा x की पावर 5/5, 0 से 1, तो 4/5, 1 की पावर 5 का हो जाएगा 1 माइनस 0 का 5 तो हो जाएगा 4/5, तो डेट इज इक्वल टू 0.8। इजी इजी इजी, चेक कर लो। सो आई होप क्वेश्चन करने में मज़ा आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं, लास्ट में कुछ टिप्स दे दूंगा। इन लास्ट राउंड इट इज़ एस्टिमेटेड 20% ऑफ स्टूडेंट ओन अ लैपटॉप, है ना, और रैंडम सैंपल ऑफ 400 स्टूडेंट इज सिलेक्टेड, तो एन मेरे को मिल गया 400, ठीक है, और ओन अ लैपटॉप इज 20%, तो 20% ऑफ 400 निकाल। तो पहले तो मेरे को मालूम है डायरेक्ट 80 होता है, पर भाई सबका बैकग्राउंड सेम नहीं है, मेरे को सबको समझाना है। बाय 100 परसेंटेज होता है तो डिवाइड बाय 100 करते हैं। सो ये 0 कटा है, 4 नहीं कटा है, नहीं तो ठीक है, 80 आ गया। तो 80 ऐसे स्टूडेंट है जो ओन करते हैं लैपटॉप, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, लेट अ रैंडम वेरिएबल एक्स डिनोट्स, एक्स क्या डिनोट करता है वो अच्छे से पढ़ना है, एक्स डिनोट विदाउट लैपटॉप स्टूडेंट, ठीक है, विदाउट लैपटॉप स्टूडेंट, एक्स डिनोट कर रहा है विदाउट, विद लैपटॉप नहीं, विदाउट लैपटॉप। सो बाइनोमियल जो होता है वो कैसे डिफाइन करता है, जब हाँ बर्नौली और बाइनोमियल में फ़र्क भी समझ लो। बर्नौली में सिर्फ एक सिंगल ट्रायल होता है, ठीक है, एक बार किया जाता है, बाइनोमियल में ही उसको एक से ज़्यादा बार किया जाता है ना,
तो वो बाइनोमियल हो जाता है मोर देन 1। ठीक है, तो बाइनोमियल में होता है n कॉमा p। सो n कितना है, n तो हमने देख लिया था ऊपर 400 था ना शायद, मैं 500 पे लिख रहा हूँ, 400। और प्रोबेबिलिटी विदाउट लैपटॉप स्टूडेंट पूछा है ना, ऊपर हमने क्या लिखा था, एक सेकंड दिखाता हूँ। तो दिट इज 80 ओन अ लैपटॉप। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ओन होएगा 80/400 एंड प्रोबेबिलिटी नॉट ओन होएगा, या तो यहाँ से देख लो कि जो 80 के पास है तो 300 के 20/400, या ऐसे भी लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी नॉट ओन इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ओन, दैट इज 1 माइनस 0.2। इसको करोगे तो 0.2 ही आएगा, तो इट इज इक्वल टू 0.8। सो ये प्रोबेबिलिटी इस वेरिएबल की 0.8 यहाँ रख दो। सो n है 400 और प्रोबेबिलिटी है 0.8, तो इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सॉरी ये नहीं दिखाना था, कैसे हटता है। CLT मेरे से पढ़ रहे हो तो मेरे जैसा सॉल्व करना सीख जाओ, बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चन, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। अगर किसी और तरीके से आता है तो वो भी फॉलो कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, आपकी मर्जी। Using the CLT theorem, find an approximate probability that at least 80 students in the selected random own a laptop. So at least 80 own a laptop। ठीक है, own a laptop, एटलीस्ट मतलब इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं पर इतने तो होने ही चाहिए, है ना, एटलीस्ट का मतलब। ठीक है, ये दिया है तो कुछ नहीं करना है, मेन जो सिखा रहा हूँ ना, बस CLT का फॉर्मूला लिखो, बाकी अपने आप हो जाएगा क्वेश्चन। y माइनस n म्यू अपॉन रूट n सिग्मा। ठीक है, तो y एज इट इज है ना, n कितना है हमारे पास, n हमने ऊपर देखे थे 400 बच्चे थे। ठीक है, म्यू कितना है, म्यू होता है प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियल है पर अभी के लिए n हम बर्नौली से लेंगे ना। सो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू म्यू होता है बर्नौली के लिए, और वो होता है पॉइंट, यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ओन है 0.2। मैं समझाता हूँ, रुक जाओ, टेंशन क्यों लेते हो। देखो हम यहाँ n ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके हैं, अगर तुमको बर्नौली का फॉर्मूला लगाना है, बर्नौली में सॉरी बाइनोमियल का फॉर्मूला लगाना है, बाइनोमियल के लिए म्यू होता है NP, है ना, तो वो डायरेक्ट हमारे पास NP यहाँ हो जाता है। ठीक है, पर यहाँ हमारे पास n ऑलरेडी है तो सिर्फ हम म्यू मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ हमसे सिंगल वेरिएबल का म्यू पूछा है ना, तो म्यू ओन अ लैपटॉप हमने ऊपर निकाला है 0.2, है ना, थोड़ा सा छोटा होगा क्या, ये नहीं हो रहा, थोड़ा सा इधर लिखने की कोशिश करूँगा, रूट 400 और सिग्मा, तो सिग्मा स्क्वायर मैंने तुमको बताया ही था, बर्नौली में होता है P इंटू 1 माइनस पी, प्रोबेबिलिटी ऑन लैपटॉप की है 1.2, 1 माइनस 1.2 करोगे तो 0.8 आ जाएगा, और 0.16 यही आना चाहिए सिग्मा स्क्वायर, तो अगर इसका रूट लोगे तो 0.4 आ जाएगा, हाँ यही आएगा, इंटू 0.4, है ना। अब इसको एज इट इज लिख लो, i माइनस 400 इंटू 0.2 दैट इज 80 अपॉन, ये हो जाएगा 20 इंटू 4/10 लिख सकता हूँ मैं इसको, तो ये आ रहा है y माइनस 80/8। कोई गलती नहीं हो गई होगी, एक सेकेंड क्रॉस चेक कर लेने दो, कैलकुलेटर यूज़ करने दो। सो 20 इंटू 0.4, कोई गलती नहीं हुई है। ठीक है, देखो ये फॉर्मूला रख के निकाल लो, अब इसको कंपेयर कर लो, इजी सी स्टेप है भाई,
फ्री के नंबर है। एट प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट 80 स्टूडेंट्स होना लैपटॉप है ना, तो प्रोबेबिलिटी जो भी होगा वो, ठीक है, एक कोई z फंक्शन होगा, मैं y मान लेता हूँ इसको, z मान लो, कुछ भी मान लो, नाम ही तो रखना है, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू एटलीस्ट 80, तो इक्वल टू भी आएगा है ना, ये होगा, ठीक है। सो इसको y ही मान लो, नहीं तो तुम ये वाले y से कंफ्यूज, ये y है ये z है बोलोगे। तो कहने की यही बात है कि वेरिएबल जो भी होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 80 होना चाहिए। अगर मैंने यहाँ y लिया तो यहाँ भी y लूँगा, अगर यहाँ z लूँगा तो यहाँ भी z लूँगा, ठीक है। सो 80 दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट कर दूँ, y माइनस 80 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसमें 8 डिवाइड भी कर दोगे तो 0 ही आएगा यार। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये इसको पूरे को मिलके z बोल सकता हूँ, ठीक है। सो ये होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी z लेस देन 0, ठीक है। तो 1 माइनस इसको ही हम लिख सकते हैं एफ जेड ऑफ 0। एफ जेड ऑफ 0 की वैल्यू हमें ऊपर देख के आना पड़ेगा, जो एक सेकेंड, और ऊपर है और ऊपर है और ऊपर है, चलो चलो चलो। सो एफ जेड ऑफ 0 की वैल्यू है 0.5, ठीक है। सो कहाँ पर थे हम, और आगे, सो यहाँ पर, तो 1 माइनस इसकी थी 0.5, तो आंसर हो जाएगा 0.5, ठीक है। सो मैच कर रहे हैं। अभी भी CLT में अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को बता देना और क्वेश्चन हम कर लेंगे, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है ये। तो नंबर n है, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स n है, पॉपुलेशन विद मीन म्यू दिया है, और स्टैंडर्ड डेविएशन होती है सिग्मा, और वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर, है ना, कंफ्यूज मत होना। तो वेरिएंस निकालूंगा तो देता हूँ STD फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन एंड VA, अगर इसको स्क्वायर कर दो तो 625, ठीक है। अब ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज रिजल्ट फ्रॉम चेबीशेव इनइक्वालिटी। तो मैं बता रहा हूँ तुमको, एक चीज़ याद रख लो, बहुत फ़ायदे में रहोगे। जब भी सैम्पल मीन की बात की जाएगी, इवन इफ क्वेश्चन में दिया है कि चेबीशेव से लगाओ, मत लगाना, क्योंकि उसमें सिर्फ हम मीन लेते हैं ना कि सैम्पल मीन, है ना। यहाँ सैम्पल मीन की बात कर रहे हैं, तो सैम्पल मीन में क्या लगाना है, वीक लॉ लगाना है, ठीक है। इवन इफ क्वेश्चन में लिखा है मत लगाना, ठीक है। वीक लॉ का एक बार फॉर्मूला देख के जाते हैं। देखो मैं तुमको यहाँ समझाता हूँ, चेबीशेव इनइक्वालिटी में यहाँ x है, और देखो वीक लॉ में यहाँ x बार है, तो हमेशा लगाओ मत लगाना, x बार लगाना बहुत लेंथी हो जाएगा चेबीशेव से, बहुत इजीली सॉल्व करेंगे इससे, ठीक है। फॉर्मूला तो देखा ही नहीं, लेस देन सिग्मा स्क्वायर बाय एन डेल्टा स्क्वायर, ठीक है। एक सेकेंड। सो देखो मैं तुमको एक दो फॉर्मूला बता देता हूँ पहले वीक लॉ के, है ना। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x बार माइनस म्यू जब लेस देन डेल्टा होता है तब वो इक्वल टू होता है ग्रेटर देन 1 माइनस सिग्मा स्क्वायर बाय एन डेल्टा स्क्वायर के, ठीक है। एक फार्मूला ये है, एक फार्मूला और याद रख लो, इसके एक दो फॉर्म और होते हैं, फिर यही दो लगते हैं। जब प्रोबेबिलिटी ऑफ x बार माइनस मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा होता है, तो होता है लेस देन इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाय एन डेल्टा स्क्वायर। जब ग्रेटर होगा तो ये लेस होगा, जब लेस होगा तो ये 1 माइनस हो जाता है ना, बस इतना याद रखो। देखो ये ग्रेटर है, इससे मैच करता है फर्स्ट वाली इक्वेशन से, ठीक है। तो अब कुछ नहीं करना है, चेक करने का मैं तुमको शॉर्टकट बताता हूँ। देखो उठाओ ये 1 माइनस
25/n है ना, इसको इससे इक्वेट कर दो, इक्वल टू 1 माइनस सिग्मा स्क्वायर बाय एन डेल्टा स्क्वायर। 1 से 1 कटेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा है ना। तो 25/n इक्वल टू डेल्टा सॉरी सिग्मा स्क्वायर है ऊपर, सॉरी यहाँ सिग्मा आएगा, सिग्मा स्क्वायर बाय एन डेल्टा स्क्वायर। एन से एन कट जाएगा। देखो अब भी हमने, अरे यार, सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू निकाली है 625, ठीक है 625। सो डेल्टा को इधर ले जाता हूँ और 25 को नीचे ले आता हूँ। सो डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू है 625, और ये 25 डिवीजन में चले जाएगा तो जाएगा 25। तो डेल्टा स्क्वायर 25 है, तो डेल्टा हो जाएगा 5, ठीक है। ये पेन टैब में बनाते नहीं बन रहा है यार, नहीं तो अच्छी हैंड राइटिंग है मेरी, इतनी बुरी भी नहीं है। डेल्टा 5, तो देखो ये फॉर्मूले में यहाँ डेल्टा होता है। अगर ये देखो, ये हमारा जो डेल्टा मिला वो क्वेश्चन से मैच हो जाता है, तो यहाँ भी 5 है और हमारा डेल्टा निकाला भी 5 है, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। इसमें निकालोगे नहीं आएगा ये 5, ठीक है। निकाल के तुम देखना, मैं थर्ड वाला निकाल देता हूँ। नहीं बने तो कमेंट में पूछ लेना, बता देंगे। देखो अब ये जो लेस देन इक्वल टू है वो इससे मैच करता है, तो बस कुछ नहीं, एक बार और कर लो। 25/n इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाय एन डेल्टा स्क्वायर। एन से एन कट जाएगा, डेल्टा स्क्वायर फिर से इधर गया। सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू तुमको पता ही है 625/25, यहाँ से अगेन डेल्टा 5 हो जाएगा। तो अगर इसके लिए 5 आ रहा है तो 1/24 के लिए 5 आ ही नहीं सकता है, सीधी सी बात है। तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन में बहुत लोगों को तकलीफ होती है और पता नहीं मुझे क्यों होती है, बट बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, कुछ नहीं करना है इसमें। देखो ऊपर ना भी फॉर्मूला सीखा और ये दो इक्वेशंस सही थी है ना, तो ये क्वेश्चन देखना हमेशा, इस क्वेश्चन ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन के बाद ही आएगा है ना। तो देखो ये फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है, अगर मैं इसको ही उठा लूँ, ठीक है, मुझे कॉपी पेस्ट करते हैं सॉरी नहीं आता यार अभी, इसमें नहीं आता, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार माइनस सीख रहा हूँ म्यू लेस देन इक्वल टू 5 is greater than equal to 1 माइनस, इसको एक काम करो, इसको भी इतना ही देखो, ठीक है, फिर समझाता हूँ आगे। हाँ वो भी लिख सकते हो वैसे तो। हमें मिनिमम वैल्यू ऑफ एन निकालनी है सच दैट सैंपल जो मीन है, सैंपल मीन क्या है, ये इसको बोलते हैं सैंपल मीन, ठीक है। मीन सिर्फ एक्स होता है, तो सैंपल मीन एक्स बार होता है, ठीक है। तो सैंपल मीन, एक तुमको मॉड की प्रॉपर्टी बता देता हूँ। सो मॉड, अगर मॉड ऑफ सी मान लेते हैं, अगर वो लेस देन 5 है ना, तो सी जब ओपन होता है तो वो होता है 5 और -5 के बीच में, ठीक है। ये इनइक्वालिटी है, याद कर लो, अगर नहीं पता थी तो, पता थी तो वेल एंड गुड यार, इसको नहीं पता है याद कर लो, ठीक है। माइनस प्लस ए से माइनस ए को खुलता है, इसको प्लस ए बोल सकते हैं, इसको माइनस ए बोल सकते हैं, ठीक है। सो अगर मैं ये ब्रैकेट ओपन करता तो क्या होता, एक्स माइनस म्यू, ये जाता 5 से -5 में है ना। अब ये माइनस म्यू इधर भी भेजूंगा, इधर भी भेजूंगा तो प्लस म्यू हो जाएगा, ठीक है। तो मैं एक ही स्टेप में कर रहा हूँ, तुम लोग थोड़ी सी स्टेप यहाँ बढ़ा सकते हो। इधर भेजूंगा तो भी प्लस म्यू हो जाएगा,
और इधर भेजूंगा तो भी प्लस में हो जाएगा, है ना। तो प्रोबेबिलिटी एक्स बार ये हो गई। तो देखो आ गया वही चीज़, एक्स बार जो हमारा मीन था वो लाई कर रहा है म्यू -5 से म्यू +5 में। बन गई इक्वेशन, ठीक है, लगा सकते हैं। अगर यहाँ चेबीशेव से अगर तुम लगा लेते इस क्वेश्चन में, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि तुम नहीं सॉल्व कर सकते ये क्वेश्चन, ठीक है। सो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस, फॉर्मूला याद है, सिग्मा स्क्वायर बाय एन डेल्टा स्क्वायर, ठीक है। सो ये जो है टोटल, यही प्रोबेबिलिटी दी है कि मोर देन 9.95 होना चाहिए। क्वेश्चन समझ नहीं आया होगा तो फिर से समझा देता हूँ। विद प्रोबेबिलिटी मोर देन 0.95, तो ये जो प्रोबेबिलिटी है ये प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है। तो ये, अरे यार सॉरी, तो ये 0.95 से ज़्यादा होनी चाहिए, है ना। तो ज़्यादा दिखा रहा है कि मिनिमम तो 0.95 है, उससे ज़्यादा ही है, ठीक है, ज़्यादा ही बोल सकते हैं इसको। इक्वल टू भी नहीं लगाना चाहिए, ठीक है, समझ आओगे। 1 माइनस सिग्मा स्क्वायर बाय एन डेल्टा स्क्वायर, तो सिग्मा स्क्वायर बाय एन डेल्टा स्क्वायर में इस साइड लाता हूँ तो हो जाएगा 0.05, ठीक है। थोड़ा सा नीचे खींचते हैं इसको, नहीं, हाँ, देखो तो डेल्टा की वैल्यू यहाँ से ली जाती है ना। तो डेल्टा क्या है हमारा, डेल्टा है हमारा 5। सिग्मा स्क्वायर ऊपर कैलकुलेट करा था, तो याद भी हो गया होगा, 625 बाय एन डेल्टा स्क्वायर। डेल्टा की वैल्यू है 5, तो डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 25। सॉरी, यहाँ इसको इधर भेजोगे, इसको इधर भेजोगे तो ये ऐसा होगा 0.05। इसको थोड़ा सा एन को इधर भेज देता हूँ, 0.05 को नीचे ले आता हूँ, तो 625 अपॉन 0.05 इंटू 25 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन। सो मैं इसको कैलकुलेटर से कर लेता हूँ ताकि कोई गलती नहीं हो। 625 डिवाइडेड बाय 25, दैट इज 25 डिवाइडेड बाय 0.05। सो ये दे रहा है आंसर 500 इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू एन। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 500, इस वैल्यू बनाया करती है। सो चेबिशेव मत लगाना, मेरे से सीख रहे हो तो एटलीस्ट मत लगाना, ठीक है। आगे कर सर, एक सेकेंड। क्वेश्चन समझ में आया? इसमें कोई भी डाउट हो पुराने क्वेश्चन में तो पूछ लेना भाई कमेंट में। The joint density of two continuous random variable x and y is given this। तो joint distribution अगेन दिया है, x की रेंज दी है, y की रेंज दी है। तो तुमको पता ही है पूरा जो जॉइंट होता है एफ एक्स वाई का इन कंप्लीट डोमेन एक्स कॉमा वाई, वो होता है 1 के बराबर, ठीक है। तो बस वही करेंगे, करके दिखाना पड़ेगा ना पर। सो एक्स प्लस वाई बाई के इंटीग्रेशन 2 लगेंगे, 0 से 1 कॉपी पे लिखना कितना आसान होता है यार, इस पर लिखने में तो जान निकल जाती है। डी एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। सो मैंने डी एक्स अंदर लिया था, एक्स की लिमिट अंदर है, वाई बाहर लिया था, वाई की लिमिट बाहर है ना। के कांस्टेंट है तो के इंटीग्रेशन के बाहर हो जाएगा, 0 to 1 एक्स का इंटीग्रेशन डी एक्स के टर्म्स में हो जाएगा। रुक जाओ, मैं सबको समझाना है, मैं भूल जाता हूँ, तो धीरे धीरे करेंगे। एक्स डी एक्स प्लस वाई डी एक्स, मैं एक लाइन में सॉल्व कर सकता हूँ इसको, बट सबको समझ आना चाहिए, वही मेन मोटिव भी है। 0 to 1 एक्स को डी एक्स के टर्म्स में इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई तो कांस्टेंट है तो वाई बाहर आ जाएगा,
और dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x। अब इस पर लिमिट लगा दो 0 से 1, dy भूल मत जाना, ठीक है। अब ये हो जाएगा 0 से 1 इंटीग्रेशन, 1 को रखोगे तो 1/2 प्लस ये हो जाएगा y, 0 रखोगे तो वो यार वही हो जाएगा, समझ गए ना। 0 माइनस करने का कोई फायदा नहीं है। सो 0 से 1 इलेबरेट करता हूँ, स्टार्ट dy/2 प्लस y dy, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन है, यहाँ जहाँ जहाँ y मिला 1 लगाया नहीं है वो लगा लेना। सो dy का इंटीग्रेशन हो जाएगा y/2 और y का इंटीग्रेशन हो जाएगा y²/2। एक सेकंड हम के खा गए 1/k, ठीक है। जो निकालना है वही खा गए, कितने खतरनाक है। के कांस्टेंट है तो दोनों इंटीग्रेशन से हम उसको बाहर निकाल सकते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब मैं के को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। मैंने के को इधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दिया राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा 1/2, 1 का स्क्वायर हो जाता है 1/2, के को इस साइड मल्टीप्लाई कर दिया 0 से, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो के की वैल्यू 1/2 प्लस 1/2 1 दिख रही है मेरे को तो। और फाइंड द वैल्यू ऑफ के, 1 ही आया है। अब उन्होंने कंडीशन डाल दी है इस पर, प्रोबेबिलिटी x शुड बी लेस देन हाफ एंड y शुड बी लेस देन हाफ, इजी पीसी लेमन स्क्वीजी। अगेन इंटीग्रेशन हाफ से छोटी होना चाहिए, हाफ से छोटी होनी चाहिए। सो 0 से स्टार्ट हाफ तक, 0 से स्टार्ट हाफ तक, x प्लस वाई बाई के था, के की वैल्यू 1 हो गई है, फिर भी लिख देता हूँ dx। मैं ऐसा ले रहा हूँ, तुम dy पहले भी ले सकते हो, लिमिट सही से पुट करना। पहले अगर x लगाते हो तो x की लिमिट, y लगाते हो तो y की लिमिट, ठीक है। तो इंटीग्रेशन 0 से हाफ, ये वाला इंटीग्रेशन थोड़ा सा तेज कर दूंगा। जब x के रिस्पेक्ट में dx का इंटीग्रेशन होगा तो हो जाएगा x²/2 प्लस जब y के टर्म्स में dx से रिप्रेजेंट होगा तो y बाहर निकल जाएगा, dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x 0 से हाफ। इंटीग्रेशन में कोई भी दिक्कत हो तो बता देना, इंटीग्रेशन पे वीडियो बना दूंगा, ठीक है। नहीं नाम नहीं दिखाना था, सॉरी। 0 से हाफ 1/2 रखोगे तो 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4 और 1/8 हो जाएगा, और इसको रख सकते हैं y/2, और इसको यहाँ से मैं कर देता हूँ। तो चलो एक स्टेप बढ़ा ही देता हूँ, इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। 0 से हाफ dy/8 प्लस y dy/2, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करोगे तो हो जाएगा y/8 प्लस ये हो जाएगा y²/2, 2 ऑलरेडी नीचे तो आ जाएगा y²/4, 0 से, अरे यार 0 से 1/2। अब वैल्यू रखोगे तो y यहाँ 1/2 रखोगे तो हो जाएगा 1/16, नॉट अगेन 1/4, ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर 1/4 और नीचे से हो जाएगा अगेन 1/16। थोड़ा सा कैलकुलेशन तुम कर सकते हो, तो ये जाएगा 2/16, दैट इज 1/8, 1/8 है। हाँ, इसे दी हमें PMF टेबल ऑफ वेरिएबल x एंड y और पूछा है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई। सो देखो वीक 1 to 4 भी इम्पोर्टेंट है, भले ही क्विज 2 है, पर अगर क्वेश्चन फंस गया तो क्या ही करोगे, तो करके जाना भाई, है ना। सो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई का फॉर्मूला जिसको याद नहीं आ रहा हो, भूल गए होंगे तो मैं याद दिला देता हूँ। एक्सपेक्टेशन ऑफ होता है एक्स वाई माइनस
एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। ठीक है, अभी तक कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। चलो सॉल्व करते हैं। तो कोवेरियंस ऑफ एक्स हमें निकालना है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स भी निकालना पड़ेगा, तो पहले एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकाल लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा लंबा जाएगा, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है। एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, देखो क्या क्या बनेंगे यहाँ। एक्स की वैल्यू कहाँ जा रही है, 0 और 1 तक। ठीक है, तो एक तो बनेगा सॉरी 0 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0। दूसरा केस क्या बनेगा, जहाँ एक्स की वैल्यू 1 है, सो प्लस 1 इंटू प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 1। सो मैं ये वाली कैलकुलेट इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी। टाइम बचा भाई, पेपर है। 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 के लिए हम ये तीनों वैल्यू ऐड कर देंगे। सो ऐड करो इनको यहाँ से, 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/6, तो ये 2/6 1/3, 1/3 प्लस 1/3 हो जाएगा 2/3। ठीक है, सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स हमें निकल गई 2/3। और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई का जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी वाई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है, तो वाई की वैल्यू क्या है, एक बार है 0, एक बार है 1, एक बार है 2, तो तीनों केस लेने पड़ेंगे, है ना। 0 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इक्वल टू 0 प्लस 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो 0 वाला तो 0 हो जाएगा, तो इसमें मेहनत करूँगा नहीं। 1 वाले के लिए ये जो है दोनों का ऐड कर लो, 1/6 और 1/3। 1/6 और 1/3 इसको लिख सकता हूँ 2/6, 2/6 प्लस 1/6 3/6, तो जाएगा 1/2। और प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई के लिए क्या करूँगा, इन दोनों को प्लस कर लो, तो इसको लिख सकता हूँ 2/12 और प्लस 3/12। कैलकुलेशन तो कर लेना, मैं थोड़ा सा भगा के कर रहा हूँ इसको। तो 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इक्वल टू 1 हमने कितना निकाला, 1/2 प्लस 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इक्वल टू 2 कितना निकाला हमने, 1/4। सो ये जाएगा 1/2, ये भी हो जाएगा 1/2, सो 1 आ गया। नाइस। अब हमें टेबल की ज़रूरत है, ज़्यादा नीचे भी नहीं आ सकता है। हाँ, तो यहाँ निकाल देता हूँ और फिर नीचे आऊँगा। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई निकालते आता है तुमको, तो हम निकालते हैं एक्स वाई इंटू एफ एक्स वाई, वेयर एक्स इज एक्स और वाई इज वाई। हाँ बिल्कुल, फॉर्मूला देख के मत डरो, मेथड है। ठीक है, कुछ नहीं है। देखो हमको सारे के साथ निकालना है, तो एक्स मान लो एक्स हम वाई 0 लेते हैं। ठीक है, तो वाई का 0 है, तो एक केस बनेगा वाई 0 इंटू एक्स 0, और ये उनकी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई है। मैं लिख के दिखा रहा हूँ क्योंकि क्लैरिटी रहना चाहिए। ठीक है, अब वाई 0 x1 इंटू 1/6, वाई 0 x1 इंटू 1/6। एट द एंड में कोई मालूम है, 0 मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही होगा, बट दिखा रहा हूँ बस। ठीक है, 1 0 1/6, वाई है 1, एक्स है 0, प्रोबेबिलिटी है 1/6, प्लस वाई है 1, एक्स है 1, प्रोबेबिलिटी है 1/3, वाई 1 x1 प्रोबेबिलिटी 1/3, प्लस y2 x0, y2 x0 प्रोबेबिलिटी 1/12, y2 x1 प्रोबेबिलिटी 1/6। अगर मैं तुमको यहाँ से टेबल से देखने को बोलूँ तो 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 1 इंटू 1 वाला देगा कुछ मुझे, तो यहाँ से कैलकुलेट कर लो या यहाँ से कर लो। तो एक जो आंसर दे रहा है मुझे वो 1 इंटू 1 इंटू 1/3, 1 इंटू 1 इंटू 1/3, और 2, फिर 2 इंटू 0 अगेन 0, 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 इंटू 1/6,
तो ये हो जाएगा 1/3 और 2 से ये 3 टाइम्स कट जाएगा 1/3 ठीक है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई आ गई। सो कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई, तो एक्सपेक्टेड ये किसके बराबर है और ये कहाँ गया कर्सर। हाँ, तो ई ऑफ एक्स वाई है, ई ऑफ एक्स वाई क्या है 2/3 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स हमने 2/3 निकाला, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई निकाला 1। तो 2/3 माइनस 2/3 0 हो जाएगा। तो कोवेरियंस का आंसर 0 आना चाहिए। फिर से काम नहीं कर रहा, एक सेकंड रुको। कोवेरियंस 0 आ गया। हाँ, ये तो डायरेक्ट है कि कोवेरियंस, हाँ फिर भी बता ही देता हूँ। कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अगर 0 है तो उनके बीच में नो लीनियर रिलेशन होता है। और अगर कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई 1 के आसपास हो जाता तो उसको, या पॉजिटिव आ जाता तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव लीनियर एसोसिएशन। कोवेरियंस एक्स वाई नेगेटिव आ जाता तो उसको बोलते हैं हम नेगेटिव। ठीक है, तो पर अभी 0 आया तो नो लीनियर रिलेशन। और इंग्लिश पेपर शुरू हो गया अब। सो दैट्स इट। सो अना, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। आई होप इट हैड हेल्प्ड यू। क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस कर लेना। और इस सीरीज़ में हम 3 लेटेस्ट PYQs करेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए और आपके एग्ज़ाम में वह अच्छे मार्क्स आ सके। कर लेते हो तो आप पक्का प्रॉब्लम सॉल्विंग सीख जाओगे मेरे साथ। सो थैंक यू फॉर बीइंग देयर। और फर्स्ट वीडियो थी तो कैसे इम्प्रूव करना है, कोई भी फीडबैक हो आप दे सकते हो। तो थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। विल मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।